हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम सीटेट का एक और बहुत नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। और ये टॉपिक में हम 3-4 सब टॉपिक्स भी करेंगे, जैसे जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स और जेंडर रोल्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो सारे इसी से जुड़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ों का एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और कैसे इनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, वो सब चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के मॉडर्न टाइम्स में हर एक एजुकेटर को भी पता होनी, और एज वेल एज एक नॉर्मल एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे जेंडर क्या चीज़ होती है। तो यूजुअली अगर आप लेमैन में देखोगे ना, तो जेंडर हम नॉर्मली क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ पे पूछा जाता है जेंडर, आगे लिखा होता है, ऑप्शन ही होते हैं मेल, फीमेल, और कहीं कहीं पे आपको ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन होता है या अदर लिखा होता है। तो वहाँ पे हम उसको फटाफट से टिक कर देते हैं, जेंडर मेल है, फीमेल है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आप देखो क्या लिखा है, ये कह रहे हैं कि जेंडर इज नॉट अ फिक्स्ड इनेट करेक्टरिस्टिक, कि जेंडर जो है ना फिक्स्ड नहीं है, इनेट करेक्टरिस्टिक नहीं है, इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जेंडर इनबॉर्न नहीं है, मतलब ये जेंडर हमारे बर्थ के साथ नहीं आता। लेकिन ये बहुत उस कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया उस चीज़ से जो हम यूजुअली देखते हैं कि हमारा जो जेंडर है उसको हम मेल फीमेल बोल रहे हैं, तो वो तो बाय बर्थ ही होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये इनेट करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, और ये कल्चर के द्वारा बनाया गया होता है, और कल्चर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग और पावर डायनामिक्स के अकॉर्डिंग होता है। कल्चर के नॉर्म्स मतलब उस कल्चर में, किसी भी कल्चर में क्या नॉर्म्स हैं, क्या चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। पावर डायनामिक्स मतलब अथॉरिटी किसके पास है, कौन ज़्यादा पावर में है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है जेंडर। तो जेंडर बाद में बनता है, जेंडर बायोलॉजिकली हमें नहीं मिलता, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो इससे हमारे सबकी क्या है, आइडेंटिटी बनती है जेंडर से, और यही जेंडर ही बताता है कि सोसाइटी हमें कैसे ट्रीट करेगी या हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो यहाँ पे इन्होंने जेंडर को एज अ बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट बता दिया कि जेंडर इज नॉट सच अ सिंपल थिंग जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को एज अ मेल या फीमेल देखते हो। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, और सारा कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है, इसमें बायोलॉजिकल कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये टॉपिक ही आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जेंडर को जिस तरह देखते हो आप उस तरह नहीं देख सकते। जेंडर में कई हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमने समझना है। तो नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करिए कि जिसको हम जेंडर अभी तक समझते आ रहे हैं वो जेंडर नहीं है, जेंडर कुछ और होता है। तो जैसे अब देखो, आप मेल फीमेल जब अपने आप को बोलते हो तो इसमें हम अपने आप को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, बिकॉज ऑफ दी XY क्रोमोजोम्स एंड XX क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम्स आप सबको पता ही है कि अगर कोई मेल चाइल्ड होता है तो उसके अंदर XY क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल होता है तो XX क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये दोनों क्रोमोजोम्स की वजह से जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड इन्हीं की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड हॉर्मोन्स, ये दो चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बोले बायोलॉजिकली, अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं एक मेल और फीमेल में जिनके दोनों के क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, उसकी वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हार्मोन्स में फ़र्क है, तो ये जेंडर नहीं होता, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सेक्स। तो जब हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उसको जेंडर ना कह के, अगर हम टेक्निकली सही बोलना चाहें तो उसको सेक्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब जेंडर की बात हो रही है तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, और सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब है जहाँ पे आपको मेल फीमेल बायोलॉजिकली नहीं, आपको मैन और वुमेन सोशोलॉजिकली देखा जा रहा है। मैन और वुमेन सोशोलॉजिकली देखने का मतलब ये है कि आपको सोसाइटी में एज अ मैन परसीव किया जा रहा है या एज अ वुमेन। अब आप इसमें कहोगे कि इसमें फ़र्क क्या है, एज अ मैन देख रहे हैं तो मतलब फीमेल मेल हुआ, और वुमेन देख रहे हैं तो फीमेल हुआ, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। देखो कैसे है, जब सोशल कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो सोशल कंस्ट्रक्ट में सिर्फ आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ जाते, इसमें उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक मैन और वुमेन के जेंडर रोल्स क्या हैं। एक मैन का किसी भी सोसाइटी में ले लो, चाहे किसी भी कल्चर में ले लो, एक मैन का रोल अलग होता है और एक वुमेन का रोल अलग होता है। चाहे आप अपनी कंट्री की बात करो, चाहे आप बाहर जाओ किसी भी कंट्री में, आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलेंगी हर जगह पे, कि एक मैन का रोल
एक सोसाइटी में बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है एज कम्पेयर टू एक वुमेन का जो रोल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जेंडर की तरह देखा जा रहा है कि जेंडर क्या है, मैन है, वुमेन है। अगर उसका जेंडर मैन है तो उसका रोल कुछ और होगा, अगर उसका जेंडर वुमेन है तो रोल कुछ और होगा, और इन्हीं रोल से उसका जेंडर डिसाइड हो रहा है। वो जो रोल निभाएगा उसी से उसका जेंडर डिसाइड होगा। वैसे ही फिर जेंडर रोल जब फिक्स हो जाते हैं तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब है एक इलॉजिकल बिलीफ हो जाता है जो कई सालों से चलता आ रहा है, लोग उसे मानते रहते हैं बिकॉज वो अपने आसपास वही चीज़ें देखते हैं, बचपन से वही सीखते हैं, उसके पीछे कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई लॉजिक नहीं लगाता, लेकिन उनको वही चीज़ें जो बचपन से दिख रही हैं वही समझ में आती हैं, तो वो उसके बियॉन्ड जाके नहीं देखते। तो हम उन्हीं जेंडर रोल्स को, एक मैन का जो रोल है, एक वुमेन का जो रोल है, उसी को ही फिक्स्ड मान के चल लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि यहाँ ये एक मैन है तो इसको तो यही करना है, इससे तो यही एक्सपेक्टेशंस है, और वुमेन है तो उसको तो यही करना है। तो वो हमारे माइंड में इतने ज़्यादा थॉट जो है ना वो इतने इनग्रेन्ड हो जाते हैं हमारे अंदर कि हम कभी उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाते। तो वो स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं और वो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं भी। अब इन्हीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से हमारे अंदर आ जाता है जेंडर बायसनेस, या जेंडर प्रिजुडिस भी कह लो आप। प्रिजुडिस हो जाता है कि हम किसी को लेके कोई प्रेफरेंस देते हैं, किसी के बारे में कुछ सोचते हैं जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और दूसरे को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये जो हम अनइक्वल प्रेफरेंस देते हैं ना लोगों को, और जो हमारी फीलिंग होती है उनके लिए कि अगर कोई मैन है तो जैसे कई जगहों पे एक मैन को, एक बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है हर चीज़ में एज़ कम्पेयर टू एक गर्ल को। तो वो जो प्रिजुडिस हो जाता है या वो जो बायसनेस आ जाती है ना, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारे माइंड में जो स्टीरियोटाइप्स उनके लिए बन गए हैं। स्टीरियोटाइप्स कैसे बने हैं? क्योंकि हमने शुरू से उनके रोल्स जो देखे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि क्या रोल्स होते हैं, वो हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं। उन्हीं स्टीरियोटाइप्स की वजह से हमारे अंदर बायसनेस आने लगती है। अब ये बायसनेस सिर्फ हमारे थॉट्स में नहीं होती, ये हमारे एक्शंस में भी दिखती है, और जब वो चीज़ें एक्शंस में दिखना शुरू हो जाती है तो वहाँ हम डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, और हमें ये आइडिया नहीं होता कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली या अनइंटेंशनली हो रहा होता है, अब कोई उसको ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत नॉर्मल हो जाता है उस कल्चर के लिए। और फिर इसकी वजह से क्या होता है? जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी जब होती है ना, तब लोगों को दिखना शुरू होता है, जब उस जेंडर को फील होना शुरू होता है कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, तब वो प्रोटेस्ट करते हैं, तब इस तरह की बातें उठ के आती हैं। फेमिनिज्म हो गया या वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी एकदम सडनली नहीं होने लग जाती कि हमें बस एक जेंडर को देने हैं राइट्स और दूसरे को नहीं देने। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि पहले जेंडर रोल्स डिसाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं, फिर जेंडर बायसनेस आ जाती है, बायसनेस को ही आप प्रिजुडिस कह लो, उस प्रिजुडिस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है, और वो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी कॉज करती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका जेंडर जो है उसके अंदर कवर होता है, बिकॉज ये सोसाइटी के बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी के बनाया हुआ एक तरह से कॉन्सेप्ट कह लो आप, कॉन्सेप्ट ही सोसाइटी का बनाया हुआ है। जबकि जो हमारा सेक्स होता है मेल फीमेल, वो तो बाय बर्थ ही होता है। तो देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो जब भी हम किसी के जस्ट मेल फीमेल होने की बात कर रहे हैं, जस्ट बायोलॉजिकल डिफरेंस की, तो हम सेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के जेंडर की बात हो रही है तो हम उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो ये सारी चीज़ें कवर करता है। फिर वो एक छोटा सा एक वर्ड जेंडर सिर्फ जेंडर नहीं रह जाता, इसका मतलब आप उसकी इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो जब आप जेंडर बोल रहे हो। और इसको अभी हम समझेंगे कि इनकी डिटेल्स क्या है। तो देखो, थ्योरीज ऑफ जेंडर डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, अपने अपने अप्रोचेस के थ्रू दी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो अप्रोच है वो सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई है, साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के हमें पता है कि वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड को बहुत एम्फेसिस करते थे अपनी थ्योरीज़ में, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को या पेरेंट्स के रोल को बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि रोल ऑफ द फैमिली, स्पेशली मदर का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के जेंडर डेवलपमेंट में। जब वो बच्चे अपने जेंडर को समझने लगता है ना, तो उसमें मदर का बहुत ज़रूरी रोल होता है, क्योंकि जब वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी देखता है ना, तो वो दो तरीके से देखता है। अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो सिमिलर टू मदर देखती है,
और अगर बॉय चाइल्ड है तो वो डिफरेंस इन बिटवीन हिम और मदर देखता है। मतलब कि अगर एक गर्ल चाइल्ड होगी तो वो देखेगी कि मैं मम्मी की तरह दिखती हूँ, तो वो उनको कॉपी करना शुरू करेगी। जिस तरह मम्मी तैयार होती है, जिस तरह मदर किचन में काम करती है, तो वो लड़की भी उसको देख देख के कॉपी करेगी एक्शंस को, या उसको देख के वो समझेगी कि ये मेरे जैसी दिखती है तो मैं इनकी तरह हूँ, तो मेरा भी जेंडर वही है जो मदर का है। जबकि एक बॉय जो होगा ना, वो उसको अपनी मदर को ही एक डिफरेंट जेंडर की तरह देखना शुरू कर देता है, और उसे पता लगता है कि जो मेरी मदर है या जो मेरी मम्मी है वो डिफरेंट है मेरे से। मैं एज अ बॉय मैं अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग है, और मेरी मदर बिल्कुल अलग है मेरे से। और ये वही जो यहाँ पे ये जो जेंडर आइडेंटिटी जब समझ में आने लगती है ना बच्चों को, तो यहीं पे फ्रॉइड ने बताया हुआ है कि उनके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें डेवलप होने लगती है। ये अगर आपने 12th की साइकोडायनेमिक थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जो मेल चाइल्ड होता है वो उसको अपनी मदर की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होने लगती है, और वो अपने फादर से जेलस हो जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में उल्टा होता है कि जो फीमेल चाइल्ड होती है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट। तो ये एक्चुअली थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी जेंडर आइडेंटिटी पता चलनी जब धीरे धीरे शुरू होती है, उसमें मदर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो कैसे अपने सेम सेक्स और ऑपोजिट सेक्स की तरफ किस तरह की फीलिंग्स वो डेवलप करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साइकोडायनेमिक थ्योरी में रोल ऑफ द मदर को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी है, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो ये कह रहे हैं कि जो आउटवर्ड मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं ना, तो बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और वो और ज़्यादा कॉपी करते हैं एक्शंस को जब उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। तो इसके अंदर सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर बिहेवियरिज्म को भी आप कह लो इंटीग्रेट किया हुआ है कि जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि जब बच्चे किसी बिहेवियर को शो करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या प्रेज मिलती है, तो वो उस बिहेवियर को कॉपी बार बार रिपीट करना सीख जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी उसी तरीके से बन जाती है। ठीक है, और वो कंटिन्यू करते हैं उस बिहेवियर को। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले वो सोशल लर्निंग करते हैं, मतलब देख के सीख रहे हैं कि अच्छा मदर जो है वो किस तरह तैयार होती है। वो लड़की भी, उसकी जो बेटी है वो भी उसको देख के तैयार होना सीखती है। तो जब वो लिपस्टिक ला के आती है तो उसकी मम्मी बहुत खुश होकर कहती है अरे वाह बहुत सुंदर लग रही हो तुम तो, या उसकी तारीफ करती है, बहुत खुश होती है। तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू करती है उस बिहेवियर को, और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी अपनी मदर की तरह सीख जाती है बनाना। यहाँ वो जैसे आपने देखा है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब किचन में अगर वो रोटी बना के लाती है लड़की, छोटी मतलब 10-11 साल की लड़की रोटी बनाना सीख रही है, उसने रोटी बना के पहली बार लाती है पापा के पास, तो उसके पापा बहुत खुश होकर बोलते हैं कि अरे वाह रोटी बनाना सीख गई मेरी बेटी। तो इस तरीके से बच्चों को जब ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है ना, तो उनको समझ में आता है अच्छा यही मेरा रोल है और मुझे इसी को सीखना है और यही मेरी आइडेंटिटी है। वही बॉयज़ में क्या होता है कि बॉय जब साइकिल चलाना सीखता है या उसको उस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, स्केटिंग सीख रहा है जैसे, तो उस केस में उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो उसको पता चलता है कि मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। वहीं पे एक डिफरेंस जो है ना कि लड़की जो कर रही है तब उसको किस तरह की प्रेज मिलती है और लड़के को कौन से कामों में प्रेज मिलती है, वहीं एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है दोनों की जेंडर आइडेंटिटी में, और उसी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से जेंडर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम उल्टा करें, सपोज एक लड़का है 10-11 साल का और वो किचन में गया और वो देख रहा है कि मम्मी रोटी बना रही है और उसने रोटी बहुत अच्छे से बनाई और लाके पापा को दिखाया पापा मैंने रोटी बनाई, तो आपको क्या लगता है कि बहुत कौन सा ऐसा कल्चर होगा जहाँ पे इस चीज़ को बचपन से इतना अप्रिशिएट किया जाएगा कि अरे मेरा बेटा रोटी बनाना सीख गया, बहुत अच्छी बात है, आप बनाया करो सीखा करो, ऐसा कौन बोलेगा। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घर होंगे ऐसे या फैमिलीज होगी जहाँ इस चीज़ को अप्रिशिएट करा जाएगा। उल्टा उसको बॉय को ये बोल दिया जाता है कि आपका काम नहीं है, आप जाके अपना बैट बॉल खेलो। तो अब क्या है, वहाँ उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिली तो उसने वो बिहेवियर दोबारा रिपीट नहीं किया, जबकि लड़की ने करा था तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली थी। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का और सोशल लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है कि एक तो वो देख के सीखते हैं, लेकिन वो क्यों उसको रिपीट करेंगे जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में वो उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आती है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी जो है
ये कोलबर्ग की जो दी हुई थी थ्योरी उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इन्होंने पियाजे की थ्योरी को इंटीग्रेट किया है। जैसे सोशल लर्निंग में मैंने कहा था आपको कि एल्बर्ट बंड्यूरा और बिहेवियरिज्म दोनों इंटीग्रेटेड है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बिहेवियरिज्म से लिया है। ऐसे ही कॉग्निटिव में एक तो कोलबर्ग ने जो थ्योरी बनाई है उसमें ये पियाजे की थ्योरी से थोड़ी सी जो स्टेजेस है ना पियाजे की थ्योरी में, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन, उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना अपने जेंडर को अराउंड 3 साल का जब वो होता है तब अपना जेंडर आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। तो मतलब वही हो गया जैसे पियाजे ने कहा था कि 2 साल तक इन्फेंसी होती है, फिर 2 से 6-7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो उस स्टेज पे बच्चे अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे कोलबर्ग कह रहे हैं उस वाली स्टेज में जो पियाजे ने बताई थी उसमें जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू होती है। वो उनको फर्क पता चलना चलता है बच्चों को कि मैं मेल हूँ और वो फीमेल है। मतलब बायोलॉजिकली नहीं, मतलब ज़्यादातर सोशली पता चलना शुरू होता है। और वो कैसे होता है, क्योंकि लड़की होती है तो उसको फ्रॉक्स पहनाई जाती है, लड़का होता है तो उसको पैंट शर्ट पहनाई जाती है, लड़की को डॉल्स वगैरह खेलने के लिए दी जाती है, लड़के को क्रिकेट का सामान, जैसे इंडिया में क्रिकेट का हो गया, या स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट दी जाती है, स्केटिंग का सामान दिया जा रहा है। तो डिफरेंट जो है ना वहाँ पे उसको दिखना शुरू हो जाता है कि मैं एज अ बॉय मुझे कुछ और बोला जाता है और वो जो मेरी सिस्टर है उसको कुछ और बोला जाता है। तो फर्क आ रहा है दोनों में। तो एक जेंडर आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। एंड फिर उसके बाद जब वो 5 से 7 साल के होते हैं धीरे धीरे, तब उनको समझ में आता है कि ये आइडेंटिटी जो है ना ये तो स्टेबल है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट है। तो कोलबर्ग इसको कहते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो जब वो 5 to 7 ईयर्स के होते हैं, मतलब जब वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वहां उनको समझ में आता है कि ये जेंडर आइडेंटिटी जो मैं देखता आ रहा हूँ ये तो फिक्स्ड है, कि मुझे तो हमेशा एज अ बॉय ही बिहेव करना है। और उसको इस तरह की बातें भी बहुत बार सुनने को मिल गई होगी कि तुम लड़के होकर रो रहे हो तो लड़के नहीं रोते, चुप हो जाओ, या लड़के इस तरह नहीं करते, या अगर लड़की है तो वो लड़की सुनती आ रही बचपन से कि उसके फादर मदर बोल रहे हैं कि लड़कियां बाहर अकेले नहीं जाती खेलने। तो ये जो डिफरेंसेस वो सुनते आ रहे हैं धीरे धीरे जब वो 7 साल के हो जाते हैं, यानी कि जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट डिफरेंस है और उसका रोल अलग है और मेरा रोल अलग है। तो यहाँ वो जेंडर कॉन्स्टेंसी आ जाती है। तो ऐसे जेंडर डेवलप होता है। फिर स्कीमा थ्योरी आती है। स्कीमा थ्योरी क्या है, कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर होते हैं जो सोशलाइज करते हैं। ठीक है, अब चिल्ड्रन जब एक्टिवली सोशलाइज करते हैं तो वो अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने एट्रीब्यूट्स को, इन सब को ऑब्जर्व करते हैं इनटू देयर कैटेगरीज विच आर नोन एज स्कीमा। तो एक स्कीमा उनके माइंड में बन जाता है। When children actively organize the behavior, activities and attributes, they observe into gender categories which are known as schema. तो schema क्या चीज़ होती है, जैसे हमने पियाजे के बारे में जब समझा था उसकी थ्योरी को, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे शुरू से कोई चीज़ सीखते आ रहे होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि अगर एनिमल है तो अगर फोर वो होंगी, उसकी लेग्स होंगी, तो वो एक एनिमल की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही वो स्कीमा बन जाता है एनिमल का कि भाई इस तरह की चीज़ें सारी एनिमल आएंगे। तो एनिमल का एक कॉन्सेप्ट स्कीमा होता है जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं बेसिकली, जो अपने माइंड में बनाता जाता है जैसे जैसे वो चीज़ों को सीखता जाता है। अब ऐसे ही जब वो बिहेवियर अलग अलग देखता है, मेल फीमेल में जेंडर का जो डिफरेंस आ रहा है, एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है, एट्रीब्यूट्स में जो डिफरेंस आ रहा है, जो वो देखता जा रहा है उसका मेंटल स्कीमा बनाता जा रहा है कि अगर कोई मेल जेंडर है तो उसको किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है उसी स्कीमा में डाल दो। कैटेगरी है मेल, उसमें वो सारे स्कीमा जो है उस स्कीमा में वो ऐड करता जाएगा वो सारी चीज़ें कि मुझे कैसे बिहेव करना है, अगर मैं मेल हूँ तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं, मुझे कलर्स किस तरह के चूज़ करने हैं, मुझे टॉय कैसे खेलने हैं, मुझे बोलना कैसे है, मुझे भी। तो वो उसकी स्कीमास बनाता जाएगा उसी कैटेगरी में जो उसने एज अ मेल। ऐसे ही अगर फीमेल है तो अपनी फीमेल वाली कैटेगरी में वो सारी चीज़ें फिक्स करती जाएगी। तो कॉग्निटिव थ्योरी कह रही है कि बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और ये सारी चीज़ों को जब वो सोशलाइज करते हैं ना, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का स्कीमा अपने माइंड में बना लेते हैं और वो उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करते करते उनका जेंडर डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको बताती हैं कि जेंडर डेवलपमेंट कैसे होता है।
अब हम बात करते हैं जेंडर रोल्स की। जो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जेंडर का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप सिर्फ मेल या फीमेल में डिफरेंस कर रहे हो। जेंडर में एक बहुत बड़ा जो गैप है ना, वो जेंडर रोल्स की वजह से है। जो जेंडर है ना, वो आपका मैन एज अ वुमेन, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक मैन का जेंडर रोल बहुत अलग होता है एक वुमेन से। तो देखो, ट्रेडिशनली जेंडर रोल्स में क्या माना जाता है कि सोसाइटी डिफाइन कर देती है डिस्टिंक्ट रोल्स और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेन एंड वुमेन, और उनके बिहेवियर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाती हैं। तो अगर मैन है तो वो कैसे बिहेव करेगा, कॉमन सी बातें जो आपको सुनने में मिलेंगी कि लड़के होके रोते नहीं है, तो मतलब जो मेल होगा उसको रोना नहीं है, उसको इमोशनल नहीं होना है, उसको एक्सप्रेस नहीं करनी है इमोशंस, उसको कोई पेन हो रहा है तो वो शो नहीं करना है, उसको स्ट्रॉन्ग होना है, वो डेलिकेट नहीं हो सकता क्योंकि मेल्स डेलिकेट नहीं होते। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसी को अर्निंग मेंबर बनना है घर का, उसको कमाना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं कमाएगा तो उसका जो रोल है एज अ मेल वो पूरा नहीं कर पाएगा वो, या वो होम मेकर नहीं बन सकता। जैसे लड़की हाउसवाइफ बन सकती है, मैन कभी होम मेकर नहीं बन सकता। इस तरह की बातें, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, कि वो उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर कोई लड़का है घर में तो उसको पढ़ने के लिए भी भेजा जाएगा, उसको बाहर भी भेजा जाएगा, उसको घर में कोई व्हीकल है तो उसको दे दिया जाएगा चलाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल रोल्स बट गए। अब वही लड़की होगी तो क्या होगा कि पढ़ाई में इतना जोर देने की क्या ज़रूरत है, इसकी तो मैरिज हो जाएगी, इसको घर के काम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी हो गई, घर के काम सीखो। फिर कमाने की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसकी इनकम तो सेकेंडरी मानी जा रही है, प्राइमरी तो मेल की होती है। तो वुमेन की इनकम के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी कमाने के लिए, घर के काम सीखने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाएंगी बाहर जाने की। घर में गाड़ी है तो वो लड़के को सिखाई जाएगी, लड़की को ऑप्शनल हो जाएगा, नहीं भी सीखेगी तो चलेगा क्योंकि वो डिपेंड हो सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में कोई एजुकेशन नहीं दी जाएगी कि बजट कैसे बनता है घर में, कैसे कैसे खर्चा डिवाइड होता है। तो ये सारे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं जो अलग अलग यहाँ होने शुरू हो गए कि मेल को क्या क्या सिखाया जा रहा है और फीमेल को क्या क्या सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे वो सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं रहा, अब ये सोशली डिफरेंट होता जा रहा है कि सोसाइटी में उसका रोल कुछ और होता जा रहा है, मेल का, और फीमेल का रोल कुछ और होता जा रहा है। वो एक मैन और एक वुमेन में कन्वर्ट हो गया है, रेदर देन जस्ट एक मेल फीमेल का जो डिफरेंस था वो जेंडर रोल हो गया। फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जब वो जेंडर रोल्स में रीइंफोर्समेंट होती है अपनी फैमिली से, एजुकेशन से, मीडिया से, कल्चरल इंस्टीट्यूट, जहाँ से, हर तरह से, जहाँ भी वो जा रहे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में टीचर्स इस तरह बिहेव कर रही हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्स के पीरियड में लड़के हैं तो उनको तो बॉल दे दी खेलने के लिए और लड़कियों को बोला आप साइड में जाके बैठ जाओ, अपनी बातें करो। जब स्कूल में भी इस तरह की चीज़ें देख रहा है, घर में भी इस तरह की चीज़ें देख रहा है, तो जेंडर रोल फिक्स होता जा रहा है। उसको लग रहा है कि यही तो सही है, जब सब यही कर रहे हैं तो यही तो होना चाहिए, अलग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिल रही है जेंडर रोल्स को हर जगह से, जहाँ भी वो रहता है। अब इतना ज़्यादा एजुकेटेड है, जैसे हम स्कूल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वहाँ सारे इतने एजुकेटेड लोग होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके एक्शंस में आपको दिख जाता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। वो पॉजिटिवली भी हो सकती है, जैसे मान लो लड़कियों को पनिशमेंट नहीं दी जा रही क्योंकि वो लड़की है, वो डेलिकेट होती है, और लड़के को पनिश किया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है क्योंकि वो लड़का है, वो खड़ा हो सकता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो दिख रही है ना, चाहे वो बहुत उसको पॉजिटिवली सोच के कर रहे हैं कि मैं तो केयर कर रही हूँ लड़की की, बट स्टिल देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। फिर इवॉल्विंग परसेप्शन लिखा हुआ है ये। इवॉल्विंग परसेप्शन में क्या होता है कि सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जेंडर रोल बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो रहे हैं। अब जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं ना हम लोग, धीरे धीरे हमारी परसेप्शंस भी इवॉल्व हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, और वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, इस तरह की बातें उठ के आ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि ये रोल थोड़े से फ्लूइड होते जा रहे हैं। अब डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि रोल चेंज भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियां ज़्यादा बेटर कमा रही हैं और वो सारी चीज़ें कर पा रही हैं जो अभी तक यही माना जा रहा था कि लड़का ही कर सकता है, और लड़का भी उन चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है जिसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे कुक है, कितने सारे ऐसे कुक हैं जो हमने मोस्टली मेल्स के नाम ही सुने हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और मतलब मेल्स भी बहुत अच्छी वो चीज़ें कर पा रहे हैं। तो अब क्योंकि थोड़ा सा पहले से ज़्यादा
ओपन माइंडेडनेस, अवेयरनेस हो रही है। तो जेंडर रोल में थोड़ा सा धीरे धीरे फर्क दिख रहा है, पर ये हर जगह पे भी एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में कह लो, अभी भी रूरल में इतना नहीं है। और अगर हम अपने कल्चर के डिफरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न कल्चर्स में तो हो सकता है, पर ईस्टर्न कल्चर में अभी भी नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में फिर भी ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, पर ईस्टर्न कल्चर में अभी भी इतना नहीं है। तो ये तो हो गया जेंडर रोल। फिर आती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? जैसे मैंने बोला, जब रोल अलग हो जाते हैं और वो हम बचपन से वही चीज़ें देखते आते हैं तो हमारे अंदर स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। उसका मतलब है कि ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर रोल एसोसिएटेड विद ईच सेक्स। तो हमें बहुत सिंपल सा लगता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्स है, मेल या फीमेल, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, हम उसको बहुत सिंपली अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि अच्छा लड़की है तो यही काम करेगी, ऑब्वियसली वो कुछ अलग करेगी तो हमें और लगेगा। तो वो स्टीरियोटाइप इतने ज़्यादा इनग्रेन्ड हो गए ना हमारे अंदर, इतने फिक्स हो गए हमारे, मतलब एक कह सकते हो डीएनए तक जाके फिक्स हो चुके हैं कि वो जितना भी हम बदल जाए वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली हमसे वो चीज़ें अभी भी हो जाती हैं जहाँ पे ये नज़र आता है स्टीरियोटाइप। तो वहाँ से फिर बायसेस नज़र आते हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल और कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से हुए हों। कंडीशनिंग मतलब बार बार वो चीज़ें देख रहे हैं कल्चर में, मूवीज़ में भी इवन दिखाया जाता है कि हमेशा एक लड़का है तो वही एक विलन से फाइट कर सकता है। एक हीरोइन को कभी भी एक हीरो को बचाते हुए नहीं दिखाया जाता। ऑलवेज द हीरो इज सेविंग द हीरोइन। तो ये हमेशा एक वो चीज़ हमें हर जगह दिख रही है। फिर आउटडेटेड ट्रेडिशंस हो गए या लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से कह लो, ये सारा जो चीज़ें ना हमारे अंदर बायस क्रिएट करती हैं। बायस का मतलब है कि हम एक साइड ज़्यादा वो कर झुकाव है हमारा, ठीक है। अब क्या है, चैलेंजिंग नॉर्म्स की वजह से इट इज़ क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कि मैंने बोला आपको कि स्टीरियोटाइप इतना मुश्किल होता है ना चेंज करना, कि आप कितना भी ऊपर से कोशिश कर लो कि आप स्टीरियोटाइपिंग निकाल दो अपने माइंड से, कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में वो चीज़ दिखी जाती है, ठीक है। टू क्रिएट मोर इक्विटेबल, अब कह रहे हैं कि चैलेंज ये है कि इन स्टीरियोटाइप्स को कैसे हम कम करें ताकि हम ज़्यादा इक्विटेबल और इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकें। स्पेशली एजुकेशनल सेटिंग की बात करेंगे हम यहाँ पे, कि इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके चलना, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, और इक्विटेबल मतलब सबको बराबरी का दर्जा देना। मतलब वो इक्वालिटी से अलग होता है इक्विटेबल, ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, इक्वालिटी और इक्विटेबल। ये इक्विटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की नहीं, तो वो अभी मैं बताऊंगी कैसे अलग है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई। फिर अब ये कुछ फैक्ट्स हैं 2023 के जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स के, जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि देखो आज की 2023 मतलब लास्ट ईयर ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, और कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी भी बायसनेस। अगर हम पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो सिर्फ 27% लोग ये मानते हैं कि वुमेन हैविंग द सेम राइट एज मैन इज असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। के मतलब वुमेन के भी उतने ही राइट्स होने चाहिए जितने मेन के होते हैं, ये सिर्फ 27% लोग मानते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल सेटिंग्स में देखा जाए तो पीपल बिलीव दैट यूनिवर्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मेन देन वुमेन। सिर्फ मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो मेल्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वुमेन। कि वुमेन को हायर लेवल स्टडीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना मेल्स को है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में 46% बिलीव मेन शुड हैव मोर राइट टू अ जॉब। 46% लोग ये कह रहे हैं कि मेल को जॉब का ज़्यादा राइट है एज कम्पेयर टू फीमेल। एंड 49% बिलीव दैट मेन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर। कि लोग जो मेल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। तो ये लास्ट ईयर की ही एक रिपोर्ट है जहाँ पे ये दिख रहा है कि कितना बायसनेस अभी भी सोसाइटी में है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने अलग अलग दो साइड पे लिखे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो कलर दिख रहा है ये पिंक है, और यहाँ जो कलर दिख रहा है वो ब्लू है। तो इसी से आपको आइडिया लग गया है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, बिना बोले भी सिर्फ कलर से ही हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मेल कौन है फीमेल कौन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो सोशल कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा असर है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर पिंक बोला है तो फीमेल की बात करिए, ब्लू बोला है तो मेल। अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, होम मेकर हो गया, जिसको
हाउसवाइफ पहले कहते थे, अब थोड़े से मॉडर्न हो गया, तो उसको बेटर स्टेटस देने के लिए होम मेकर बोला जाता है, ठीक है। फिर हो गया नर्स, फिर हो गया किचन, रिसेप्शनिस्ट, काउंसलर। ये जितने भी वर्ड्स हैं, जब आप पहली बार किसी से बोलोगे या पहली बार कोई इनकी बात करेगा तो वो हमेशा उसको शी के साथ ही बोलेगा। होम मेकर है तो वो एक लड़की ही होगी, काउंसलर लड़कियां ही तो होती हैं। किचन इमेजिन करोगे तो आपको एक लेडी ही काम करती हुई आएगी इमेजिनेशन में। रिसेप्शनिस्ट, ऑलवेज यू विल थिंक रिसेप्शनिस्ट विल बी अ गर्ल, ठीक है। तो ये नर्स हो गया, जैसे नर्स तो लड़के भी होते हैं, लेकिन वैसे कोई आपसे सडनली बोलता है ना कि नर्स को बुला दो, तो आपके माइंड में लेडी ही आएगी, कि लेडी ही उठाएगी फ़ोन। ये क्यों आ रहा है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में, क्यों आ रहा है? इसी को तो बोल रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग। यही तो कंडीशनिंग है सोसाइटी की, जो हम चाह के भी किचन को इमेजिन करके मेल इमेजिन नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा। हम नर्स बोल के चाह के भी हमारे माइंड में मेल नहीं आएगा, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एक फीमेल ही आती है। इसी तरीके से मेल, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग अगर लिखा है तो आगे मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग के आगे कोई वर्ड जोड़ो तो आपके मुंह से स्ट्रॉन्ग मैन ही निकलेगा ज़्यादातर, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बॉय। ऐसे ही डायरेक्टर लिखा है अगर, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक मेल फिगर ही आएगी, डायरेक्टर। पायलट है जैसे, आपके माइंड में कौन आएगा? एक मेल आएगा। डीलर इतना कॉमन वर्ड है, लेकिन आपके माइंड में क्या आएगा? मेल आएगा। आप कभी माइंड में डीलर के नाम पे कभी आपके माइंड में एक फीमेल फिगर कभी नहीं आएगी। और सीरियल किलर, देखो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है सीरियल किलर, पर स्टिल अब सीरियल किलर बोलोगे, आप कोई सीरियल भी देख रहे होगे ना, सीरियल किलर के ऊपर कितने सीरियल्स हैं, सब में मेल्स हैं, कभी भी फीमेल बहुत कम ऐसे होंगे जो फेमस वाले होंगे जिसमें फीमेल दिखाई है। ऑटोमेटिकली सीरियल किलर में पुलिस जो होगी ना, वो भी एक एक्सपेक्ट करके चलेगी कि मेल ही होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चाहे नेगेटिव कह लो चाहे पॉजिटिव कह लो, चाहे दोनों के लिए एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, वो वर्ड्स जो है ना वो एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ ना फिक्स हो रखे हैं। तो यही कह लो आप एक तरीके से जो स्टीरियोटाइप है ना, जिसको बदलना बड़ा मुश्किल है। कोशिश हो रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन आप ना चाह के भी आपके माइंड में तो वो पिक्चर आ ही जाती है ना, आप उसको कैसे अवॉइड करोगे? वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है। तो जेंडर बायस, प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात कर रही थी कि जब हमारे अंदर जेंडर बायस आता है तो प्रिजुडिस आ जाता है, और प्रिजुडिस होता है तो डिस्क्रिमिनेशन अपने आप हो जाती है। बायसनेस क्या होता है कि वेल इंटेंशन पीपल कैन होल्ड इम्प्लिसिट बायस, मतलब जिनकी इंटेंशन अच्छी होती है ना, जैसे अगर हम चाहें भी कि हम दोनों में फ़र्क ना करें, तो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट बायस है, हिडन बायस है, जो दिखता नहीं है। जैसे भी मैंने बोला कि अगर मैं बोलूँ नर्स, तो एक लड़की की ही पिक्चर आएगी माइंड में, वो चीज़ इम्प्लिसिट है। जेंडर को इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग, तो बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के भी वो हमारे डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता ही है ना। मान लो आपके घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो आपने कोई सामान लेने के लिए भेजना है तो आप ऑटोमेटिकली पहले लड़के को बोलोगे, लड़की को नहीं बोलोगे। तो आपकी इंटेंशन चाहे अच्छी है, फिर भी कहीं ना कहीं वो बायसनेस जो है ना, वो आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रिजुडिस होता है। प्रिजुडिस में क्या होता है कि हम अपने मन में एक फीलिंग रख के चलते हैं कि हमें एक जेंडर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, एक जेंडर को प्रोटेक्ट कम करेंगे तो भी चलेगा, एक जेंडर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो वो फीलिंग डेवलप हो जाती है, एक के लिए कुछ चीज़ों की प्रेफरेंस है और दूसरे के लिए कुछ और चीज़ों की प्रेफरेंस है, या एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए हम सोचते हैं कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और वो हम उसके बाहर नहीं सोच पाते, तो वो एक प्रिजुडिस हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एजुकेटर्स को प्रोएक्टिवली चैलेंज करना चाहिए ताकि डाइवर्सिटी हो सके और इंक्लूसिव क्लासरूम हो सके। अच्छा, जब प्रिजुडिस होता है तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बॉयज़ को अलग काम दिए जाएंगे, गर्ल्स को अलग काम दिए जाएंगे। भारी सामान उठाना है तो बॉयज़ को बुला लेते हैं क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब यहाँ पे टीचर तो कहेगा कि मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि गर्ल्स कैसे उठाएंगी, बट वो उसका स्टीरियोटाइप, उसके अंदर प्रिजुडिस है, ना कि वो वहाँ पे कोई वो नहीं कर रही है, जस्टिस नहीं कर रही है। इट इज़ जस्ट द प्रिजुडिस कि उसको लगा कि बॉयज़ ही उठा सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे मैंने गेम्स में बोला, एकेडमिक असेसमेंट में क्या होता है? पनिशमेंट देनी, नंबर कम देने हो, काटने हो, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि भाई बॉय है तो इसने चीटिंग करी होगी, या इनके ही कम आने चाहिए, गर्ल्स तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं।
यहाँ अगर पनिशमेंट देनी हो तो बॉय को तो देने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, लेकिन एक गर्ल को बोलते टाइम लगता है कि गर्ल को कैसे बोलें। तो वहाँ वो कहेंगे कि टीचर्स कहेंगे हम इज्जत कर रहे हैं इसलिए गर्ल को नहीं बोल रहे, लेकिन वो उनका स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर प्रिजुडिस की वजह से है और वहाँ पे वो इक्वल नहीं माना जा रहा है। इसलिए एक हेजिटेशन हो रही है कि एक को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और दूसरे को बोलते टाइम सोचना पड़ रहा है। फिर आता है इंटरसेक्शनैलिटी। तो जेंडर बायस ऑफन इंटरसेक्ट्स विद अदर फॉर्म ऑफ, जेंडर बायस की वजह से अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन जुड़ जाते हैं, रेस की वजह से, क्लास की वजह से, सेक्सुअलिटी की वजह से, मतलब एक चीज़ की वजह से और अलग अलग तरह के उसमें डिस्क्रिमिनेशंस भी होने लग जाते हैं, साथ में उसकी कास्ट, क्लास, रेस, वो सब उसके साथ ही जुड़ जाता है। एक की वजह से दूसरे तरह के बायसेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो क्लासरूम्स में जैसे जेंडर बायस में क्या होता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप है एबिलिटीज़ के ऊपर, जैसे बोला जाता है कि भाई मेल कुछ चीज़ों में ज़्यादा एबल है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और अगर पढ़ाई की बात हो तो गर्ल्स ज़्यादा एबल है। तो एबिलिटीज़ में फ़र्क है, बिहेवियर में फ़र्क है, इंटरेस्ट। तो टीचर का जो परसेप्शन है ना, या टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से बायसनेस आ सकता है। तो इन चीज़ों को एज अ टीचर या एज एन एजुकेटर आपको पहचानना है और उसको ठीक करने के लिए एक तो इंक्लूसिव क्लासरूम हो जिसमें हर तरह के बच्चे, हर जेंडर के बच्चों को आप इकट्ठा पढ़ाओ, एक जैसा पढ़ाओ, और इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पे सारे बच्चों को आपने एम्पावर करना है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। चाहे जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, एनवायरनमेंट इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल बोला है, इक्वल नहीं बोला है। अब यहाँ पे फ़र्क है। इक्वालिटी अच्छी चीज़ है पर वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाती है, उससे बेटर है इक्विटी हो। तो उनमें फ़र्क अभी हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है फ़र्क, ये है इक्वालिटी, ये है इक्विटी, ये है जस्टिस। अब देखो इक्वालिटी क्या है कि तीनों को इक्वल रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अब स्कूल वाले कह रहे हैं या गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, हमने तीनों को तो इक्वल रिसोर्सेज दिए हैं, तो हमने कहाँ गलत किया? हमने तो इक्वालिटी शो करी है कि एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम सपोर्ट। लेकिन यहाँ देख लो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा। उससे मेल जो है उसको उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसमें से इसको भी हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसोर्स तो तीनों को सेम है, लेकिन इसको फिर भी बेनिफिट नहीं हो रहा उससे। इक्वालिटी है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि उसको उस इक्वालिटी से फ़ायदा नहीं हो रहा। इक्विटी में क्या है, देखो अब ये इक्विटी है। इक्विटी में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि किसको किस रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है ताकि वो सेम लेवल पे आ जाए। ठीक है, तो एवरीवन गेट्स द सपोर्ट दे नीड, उनके नीड के हिसाब से, कि जो उनका नीड है ना उसके हिसाब से दो। इसको ज़रूरत नहीं है, ये उस लेवल पे ऑलरेडी पहुंच रहा है, इसको थोड़ा सा देंगे तो उस लेवल पे आ जाएगा, और इसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा तब आएगा। तो यहाँ सेम लेवल पे लाने के लिए किसको कितने रिसोर्सेज देने हैं उस हिसाब से करके लेवल सेम ले आए, इसको इक्विटी बोलते हैं। कि अकॉर्डिंग टू द नीड आप सपोर्ट दे रहे हो, रिसोर्सेज दे रहे हो ताकि एक सेम लेवल पे सारे आ सके। यहाँ क्या था, लेवल नहीं देख रहे कि कौन किस लेवल तक पहुंच रहा है, लेकिन आपने रिसोर्सेज इक्वल बांट के रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी कि हमने तो सबको बराबर दे दिया। अब वो नहीं आ पा रहा, ऐसे क्लासरूम में टीचर कही मैंने तो सबको सेम तरीके से पढ़ाया, अब कोई नहीं ला पा रहा नंबर, तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी थी। यहाँ क्या हो रहा है, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जा रहा है, और जिसको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, वीक लर्नर है ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, और एक फास्ट लर्नर है कम सपोर्ट में काम कर रहा है तो उसको दूसरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विटी, जो आजकल की डिमांड है, जो होना चाहिए। फिर एक तीसरी चीज़ भी इसमें आ जाती है जस्टिस। जस्टिस में क्या है कि आपने सिस्टम ही इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया कि उनको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब जो कॉज था ना उसी को आपने ठीक कर दिया जिस वजह से उनको सपोर्ट चाहिए था। तो जैसे यहाँ पे ये कवर था, इसकी वजह से देख नहीं पा रहे थे, ये लकड़ी का जो लगा हुआ था उसको हटा के ट्रांसपेरेंट लगा दिया। ऐसे ही जब सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए कि हर चीज़ अपने रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज क्लियर पॉलिसी पे चले, तो आपको इन रिसोर्सेज को बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सब इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप ही सेल्फ रिलायंट हो जाए, वो जस्टिस होता है। पर बेसिकली आपको यहाँ पे फ़र्क समझना है इक्वालिटी और इक्विटी में।
तो देखो चैलेंजिंग जेंडर रोल, तो मैंने आपको बताया कि कैसे जेंडर रोल हमारे जो हम कंडीशनिंग होती है हमारे अंदर, और हम अपने अपने जेंडर रोल्स जो हैं वो जब फॉलो करना सीखते हैं तो हमारे अंदर बायसनेस आ जाती है, हमें अपने खुद के लिए भी बायसनेस आ जाती है। एज अ गर्ल आप खुद भी अपने लिए कहती हो कि मैं कैसे करूँगी, मेरे से नहीं होगा, ये तो भाई को, घर में भाई होता है तो बहन कहती है उसको भेज दो, मैं कैसे करूँगी, वो कर लेगा। हम खुद अपने लिए भी बायसनेस शो करना शुरू कर देते हैं। तो बायसनेस आती है जिससे हमारे माइंड में एक फीलिंग डेवलप होती है, उसको प्रिजुडिस कहते हैं, और उस प्रिजुडिस की वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं जब वो हमारे एक्शंस में नज़र आता है, और उसी की वजह से क्या होता है, वही सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन ये सब इनइक्वालिटी पैदा करती हैं, और उस इनइक्वालिटी को हमने ठीक करना है। तो क्या चैलेंज है कि सबसे पहली चीज़ है कि चिल्ड्रन को अपने रोल को, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने दो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी उसका इंटरेस्ट हो। अगर एक लड़का कह रहा है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, अगर एक लड़का कह रहा है मुझे डांसिंग करनी है, मुझे डांसिंग सीखने दो, तो उसको वो एक्सप्लोर करने दो उन चीज़ों को। इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक को उन्होंने कवर किया हुआ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। उसमें आप देखो कि कैसे एक मेल जो है वो फीमेल अपनी फेमिनिन साइड को प्रेफर करता है, तो कैसे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उसमें जो हीरो है वो रणवीर सिंह है, और जो फीमेल का रोल कर रही है वो आलिया भट्ट है, और उन्होंने वहाँ पे वही चीज़ दिखाया है कि जेंडर रोल जब कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी उसको कितना उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो ये इंटरेस्ट वहाँ पे उसको दिखाया है कि उसको डांसिंग में इंटरेस्ट होता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा होता है, और वो सब चीज़ें हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उनको एनकरेज करें। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करें वर्क प्लेस पे, चाहे वो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन हो, कोई यहाँ भी जॉब हो। इक्वालिटी अपनी तरफ से सबको इक्वल रिसोर्सेज दें, और इक्वालिटी से ज़्यादा बेटर है इक्विटी पे फोकस करें। फिर जेंडर लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए। जेंडर लैंग्वेज का मतलब है कि अगर लड़की है तो उसको ये काम मत दो, तुम लड़के हो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, लड़के होके रो रहे हो, अरे तुम तो लड़के हो, तुम तो रात को देर तक भी रुक सकते हो काम करने के लिए, वो लड़की है तो उसको जल्दी जाने दो। जेंडर लैंग्वेज नहीं, सबके लिए सिमिलर रूल्स। एंड एनकरेज मेन टू एक्सप्रेस इमोशंस, जो बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है मेल्स को, कि आपको अगर पेन हो रहा है, या एक फेमस डायलॉग है जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, तो आपको अपने पेन एक्सप्रेस नहीं करने, एक लड़का रो नहीं सकता, अगर वो रो देगा तो वो लड़कियों जैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अपने अंदर दबा के रखते हैं कि हार्ट अटैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ को हमने ठीक करना है। एंड जेंडर इम्प्लीकेशन इन एजुकेशनल पॉलिसी में क्या हो सकता है कि करिकुलम इस तरह का हो, टीचिंग मटेरियल इस तरह का हो जिसमें ना कोई जेंडर स्टीरियोटाइप हो, ना जेंडर बायस हो। तो जैसे बुक्स होती हैं उसमें पिक्चर बनी होती है कि किचन में मदर काम कर रही है, लड़की डॉल्स, बुक्स में भी आप खोल के देख लो। आज आप ये माइंड में रखते हुए 2-4 बुक्स उठा के देखो छोटे बच्चों की, स्कूल की, आप देखो आपको उसको कई सारी जगह पे ये चीज़ दिखेगी कि कितनी ज़्यादा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। मदर को हमेशा दिखाया होगा कि वो हाउसवाइफ घर में काम कर रही है, अगर फादर है तो वो ऑफिस का बैग पकड़ के खड़ा है। तो बचपन से बच्चों के बुक्स में भी वही सब चीज़ें होती हैं। करिकुलम मतलब उनके कहानियों में भी वही लिखा होता है कि पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी घर में हाउसवाइफ काम कर रही होती है। ये हमारे करिकुलम में भी है, तो हर जगह इसी तरह की कंडीशनिंग हो रही है। तो उन चीज़ों को चेंज करना है, बायसनेस को चेंज करना है। ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग दो, उनको जेंडर सेंसिटिव बनाओ, टीचर्स को सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग दो, जहां उनको ये समझ में आए, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ कहाँ पे वो जेंडर बायसनेस करती हैं क्लासरूम में। एक टीचर खुद ही अवेयर हो जाए कि मेरे किस बात से ये चीज़ नज़र आ रही है कि मैं बायस हूँ, मैं उसको ना करूँ, या मेरे किस एक्शन से दिख रही है बायसनेस। तो वो उसको ट्रेनिंग दो, उसको अवेयर कराओ टीचर को। फिर रिसोर्स एलोकेशन में सबको फंडिंग इक्वली नहीं, इक्विटेबली, जिसको जितनी ज़रूरत है, और इस तरह के प्रोग्राम्स इनिशिएट करो जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, जैसे गर्ल्स के लिए भी स्टेम एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी। फिर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में इस तरह के एनवायरनमेंट हो जहाँ डाइवर्सिटी हो, इंडिविजुअल जेंडर एक्सप्रेशंस को प्रमोट करा जाए। जैसे एनुअल डे फंक्शंस हैं, तो अगर रंगोली कंपटीशन है तो उसमें सिर्फ गर्ल्स ना होके बॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाए, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे थोड़े से और आइडियाज़ हो जहाँ लगे कि हाँ स्कूल में जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर बायसनेस नहीं है, क्योंकि ये छोटे लेवल से शुरू होगा, तभी धीरे धीरे स्कूल से कॉलेजेस एंड
बिगर इंस्टीट्यूशंस में जाएगा। एंड लास्ट में जो हमें चैलेंजेस फेस करने हैं वो ये है कि एक तो इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए, इंटरेक्टिव डिस्कशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी आप चैलेंज कर सकते हो क्लास में ग्रुप डिस्कशन के टाइम कि वो किन किन चीज़ों को नोट करते हैं अपने आसपास। आप स्टूडेंट्स को अवेयर कराओ, उनको समझाओ ताकि वो इन चीज़ों को समझें, वो उनको ये चीज़ उनके मतलब आप उनको पता है कि उनके अंदर ऑलरेडी एक स्टीरियोटाइप है, लेकिन हर कोई अवेयर नहीं होता उस चीज़ को। तो क्लास में डिस्कशन करो कि वो कैसे कैसे देखते हैं जेंडर बायसनेस और वो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो डिबेट्स करा सकते हैं क्लास में अवेयरनेस के लिए, या डिस्कशंस कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्लोर करने दो। इसमें ज़बरदस्ती सोसाइटी उनके ऊपर एक रोल ना थोपके कि आपको मेल है तो ये करना है, फीमेल है तो ये, उनको खुद को एक्सप्रेस करने दो। तो चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स इन द क्लासरूम इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जो सेलिब्रेट करे डाइवर्सिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करे, एम्पावर करे स्टूडेंट को कि वो अपने सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को कैसे चैलेंज कर सकता है, क्रिटिकली सोचे मतलब जो वो कर रहा है उसमें कुछ कमियां भी हो सकती है, क्रिटिकली एनालाइज करे कि वो क्या चीज़ें ठीक कर सकता है और ये कैसे ठीक हो सकता है। इंक्लूसिव करिकुलम, इंटरेक्टिव डिस्कशन और जेंडर बायसनेस को एड्रेस करके और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देके जो बच्चों को अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने दे। तो ये था आपका जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। जो एक जेंडर एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इतना बड़ा एस्पेक्ट इसमें कवर हो जाता है और इतनी बड़ी सोच और इस तरह की चीज़ें जो हमने कभी सोची नहीं है कि हम करते हैं। तो आज से जैसे आप भी सोचिए कि आप जो करते हैं या जो सोचते हैं या जो आपकी एक्शंस हैं कहीं उसमें बायसनेस, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो जिसके आप भी अनअवेयर हैं या अनकॉन्शियस है। और ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको अपने लाइफ में भी ये चीज़ें जो हैं अब थोड़ी थोड़ी इम्प्लीमेंट करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अभी से जब बदलाव शुरू होगा तब भी कई साल लग जाएंगे ये सोच बदलने में। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत यूज़फुल लगा हो, नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर योर जनरल नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।